Good morning, all of you. I was discussing the rise and decline of the Spain. स्पेन का उत्थान और पतन, जिसमें rise and decline of स्पेन, स्पेन का उत्थान और पतन। स्पेन के उत्थान और पतन में सम्राट चार्ल्स पंचम के योगदान के विषय में हम बता रहे थे कि सम्राट चार्ल्स पंचम को स्पेन का शासक नियुक्त किया गया। चार्ल्स पंचम Charles V was appointed as the ruler of Spain। तो सम्राट चार्ल्स पंचम एक अत्यंत योग्य शासक था, जिसका कि राज्यारोहण 1516 ईस्वी में किया गया और उन्होंने नीदरलैंड में, चूँकि उसका जन्म हुआ था और हैब्सबर्गी परिवार का होने के नाते जैसे ही 6 वर्ष की उम्र में इसको राज्य का उत्तराधिकार मिला और उत्तराधिकार मिलने के पश्चात इसके पितामह की मृत्यु के पश्चात इस पर मुकुटों की वर्षा होने लगी था। 16 वर्ष की उम्र में ही विभिन्न राष्ट्रों का स्वामित्व प्राप्त हुआ। जैसे नीदरलैंड का तो निवासी था, लेकिन स्पेन में शासक नियुक्त किया गया। इसका जन्म नीदरलैंड में हुआ था और स्पेन का शासक नियुक्त किया गया। जब नीदरलैंड से यह स्पेन गया तो वहाँ के निवासियों ने इसका स्वागत नहीं किया, क्योंकि काफ़ी दिन तक नीदरलैंड में रहने से लोगों के मध्य यह विश्वास उत्पन्न हुआ कि बाहर का शासक है, इसलिए प्रजा में इनके प्रति बड़ा रोष था। शासक और शासित के मध्य कोई सामंजस्य नहीं था। ऐसी परिस्थिति में इनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने हर समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की और स्पेन में जब यह आया तो धीरे धीरे वहाँ की प्रजा के साथ उदारता का आचरण किया, उदारतापूर्ण व्यवहार किया एवं प्रजा और शासक के मध्य जो एक गैप था, जो उनके मध्य सामंजस्य नहीं था, उन्होंने सामंजस्य स्थापित करने की पूरी कोशिश की तथा स्पेन वासियों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। विभिन्न जो स्पेन वासी थे उनकी उच्च पदों पर नियुक्तियाँ की गई। धीरे धीरे स्पेन वासियों के मध्य संबंध स्थापित करने की कोशिश किया इन्होंने और तत्पश्चात इन्हें, चूँकि नीदरलैंड के निवासी थे और इन्हें अन्य स्थानों का भी जो है शासन उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ, जैसे सिसिली, सार्डिनिया, नेपल्स तथा इनके जो पितामह थे अत्यंत योग्य थे और पितामह के योग्य के होने के नाते जब उसकी मृत्यु हुई तो आर्चडची का भी, ऑस्ट्रिया की आर्चडची का भी इनके उत्तराधिकार में आ गया। अर्थात हैब्सबर्गी परिवार को विवाह के माध्यम से तथा शासन में सहभागिता, मतलब शासन में विभिन्न राजवंशों का जो समावेश था उसके माध्यम से
इनको कई बहुत बड़े साम्राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त हुआ। तो इसके पश्चात इन्हें जो है अमेरिका के मैक्सिको, ब्राज़ील तथा अन्य अनेक क्षेत्र जो अमेरिका के थे तथा कैलिफोर्निया, इधर जो है दक्षिण अमेरिका के काफ़ी राष्ट्रों का भी शासन कायम किया। मीन्स इनको उपनिवेश के रूप में अमेरिका के, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका के अनेक राज्यों पर भी प्रभुत्व कायम किया उन्होंने। भले ही जो है वहाँ पर अपनी सत्ता को स्थापित नहीं किया, लेकिन इनके प्रभुत्व में स्पेन के साथ साथ स्पेन के शासन के अंतर्गत ही उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका के भी अनेक राज्य आ गए। तो बृहद साम्राज्य था स्पेन, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका का शासक था ये। यद्यपि नीदरलैंड विभिन्न राज्यों में बटा हुआ था, नीदरलैंड तथा इनका शासन विभिन्न राज्यों में बटा हुआ था, लेकिन इन्होंने उसको एक करने की कोशिश नहीं किया। इन्होंने इनको एक करने की कोशिश नहीं किया, बल्कि विभिन्न राज्यों के मध्य जो अंतर्द्वंद था उसको समाप्त करने की पूरी कोशिश किया। तो इस तरह से विभिन्न राज्यों को संतुष्ट करने की कोशिश की और इस तरह से स्पेन के शासन में इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और कस्टील की सांसद के परामर्श से इन्होंने वैवाहिक संबंध के माध्यम से भी पुर्तगाल पर अधिकार कर लिया। जैसे कस्टील के सांसद ने कहा या पुर्तगाल की महारानी से विवाह कर लीजिए, इनका विवाह पुर्तगाल की महारानी से हुआ, इसके नाते इनको पुर्तगाल का भी शासन इनको प्राप्त हुआ। ठीक, तो विभिन्न राष्ट्रों का जो समावेश था, मीन्स इनका ऑस्ट्रिया, इटली, अन्य अनेक राष्ट्रों, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के जो विभिन्न राष्ट्र प्राप्त हुए, इनका एक बृहद साम्राज्य हो गया। उस बृहद साम्राज्य को बनाए रखने की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इस प्रकार से क्योंकि नीदरलैंड में इनका प्रभुत्व था, नीदरलैंड में इनका जन्म हुआ था, तो नीदरलैंड के शासन को उन्होंने 3 भागों में विभाजित करने की कोशिश की और वहाँ पर विधिवत रूप से शासन करने का प्रयास किया। चूँकि फ्रांस में जो है फ्रांसिस प्रथम तथा हेनरी अष्टम, इंग्लैंड के हेनरी अष्टम तथा इस स्पेन के निवासी जो क्या नाम से चार्ल्स पंचम थे, इनके मध्य अंतर्द्वंद इसलिए था कि सब पवित्र रोमन सम्राट की पदवी प्राप्त करना चाहता था। ये जो है अपने पितामह की ही तरह, मैक्सिमिलियन प्रथम की ही तरह पवित्र रोमन सम्राट बनना चाहता था। तो इनको पवित्र रोमन सम्राट बनने के लिए इन्होंने इलेक्टरों को उन्होंने घूस दिया, घूस देकर के अपनी तरफ मिला लिया। ठीक, इस प्रकार से अपने पितामह मैक्सिमिलियन प्रथम की तरह इसको भी पवित्र रोमन सम्राट की पदवी प्राप्त हुई। 1519 में जबकि पितामह की मृत्यु हुई, उस पदवी को चार्ल्स पंचम को मिली, वह पदवी चार्ल्स पंचम प्राप्त कर लिया। लेकिन फ्रांसिस प्रथम के विद्रोह का इनको सामना करना पड़ा। जो फ्रांस का शासक था फ्रांसिस प्रथम, बराबर इनको विद्रोह का सामना करना पड़ा। तो इस तरह से इनको अनेक युद्धों में भाग लेना पड़ा, जिसके कारण फ्रांसिस प्रथम से इनका अनेक जगहों पर युद्ध हुआ। तथा जो जर्मनी का राज्य था, क्योंकि नीदरलैंड में भी प्रोटेस्टेंटवादियों का प्रभाव था, 2 विचारधाराएं थी, एक कैथोलिक विचारधारा, दूसरी प्रोटेस्टेंट विचारधारा। ईसाइयों की 2 विचारधाराएं थी, एक कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट।
कैथोलिक। दूसरा विचारधारा थी प्रोटेस्टेंट। ईसाइयों में दो विचारधाराएं, एक कैथोलिक, दूसरा क्रिश्चियंस। एक कैथोलिक, दूसरा प्रोटेस्टेंट। तो जो स्पेन का निवासी चार्ल्स पंचम था, एक कैथोलिक विचारधारा का था। क्योंकि कैथोलिक विचारधारा में अनेक कुरीतियां पहले विद्यमान थी और जो अनेक पद थे उनका विक्रय, पदों को विक्रय के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता था। इस तरह से रोमन जो कैथोलिक था, कैथोलिक के विरोध में एक आंदोलन खड़ा हुआ जिसे प्रोटेस्टेंट मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। मीन्स कैथोलिक में जो बुराइयां उत्पन्न हुई थी, ईसाई धर्म के इस विचारधारा को लोगों ने मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि मात्र कुछ पैसे देकर भी विभिन्न प्रकार के धार्मिक पदों को कोई प्राप्त कर सकता था। क्योंकि इसके पहले रोमन कैथोलिक चर्च में अगर वह उस योग्य होता था तभी उस धार्मिक पद को प्राप्त कर सकता था। जैसे पोप, पादरी, बिशप, आर्च बिशप, कार्डिनल आदि अनेक पद होते थे। ठीक उन पदों को योग्यता से ही धारित किया जा सकता था। जो योग्य होता था वही पदों को धारित करता था। लेकिन रोमन कैथोलिक चर्च में बीच में काफ़ी बुराइयां व्याप्त हुई, जिसमें शासकों के द्वारा केवल मात्र धन देकर ही पदों का वितरण किया गया। ऐसी परिस्थिति में जो चर्च के पदाधिकारी थे भ्रष्टाचारी हो गए। यहाँ तक कि निरंकुशता का बोलबाला था और शासन में हस्तक्षेप भी किया करते थे। धर्म के लोग शासन में हस्तक्षेप भी किया कर सकते थे और राजा को भी धर्म का विरोध करने का कोई अधिकार नहीं था। ऐसी परिस्थिति में कैथोलिक के विरुद्ध एक समान विचारधारा प्रोटेस्टेंट मूवमेंट का उदय हुआ, जिन्होंने कैथोलिक धर्म को मानने से इनकार कर दिया। क्योंकि चार्ल्स पंचम स्वयं एक कैथोलिक था। ऐसी परिस्थिति में नीदरलैंड में इनको, जहाँ के निवासी थे, इनको काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा और इन्होंने दमन नीति, कठोर दमन नीति अपनाकर के जो अनेक आंदोलनकारी थे उनका दमन भी किया। बहुत से नीदरलैंड के वासियों को सामूहिक नरसंहार भी इन्होंने करवाया। फिर भी वह विद्रोह जो है दबा नहीं, बल्कि धीरे धीरे और ही उभरता गया। तो इनको अनेक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। क्योंकि प्रोटेस्टेंटवादियों का वहाँ प्रभुत्व था, उन प्रोटेस्टेंटवादियों ने जो है रोमन कैथोलिक चर्च के नियम को मानने से अस्वीकार कर दिया। इस तरह से फ्रांस का शासक फ्रांसिस प्रथम तथा फ्रांस के बाद जर्मनी जाकी, जो कि प्रोटेस्टेंटवाद का एक प्रमुख स्थान था, जहाँ की प्रोटेस्टेंटवाद जहाँ से उदय हुआ था। क्योंकि मार्टिन लूथर का जन्म जर्मनी में ही हुआ था। मार्टिन लूथर ने ही पहले रोमन कैथोलिक चर्च में व्याप्त बुराइयों को उठाया था। उन्होंने धर्म सुधार आंदोलन चलाया कि कैथोलिक धर्म में कैसे सुधार किया जाए। कैथोलिक धर्म में सुधार के लिए जो चर्च के अत्याचार से अत्यंत जो है आजी जा चुके थे, पूरी तरह से त्रस्त हो चुके थे, उन लोगों ने प्रोटेस्टेंट धर्म का अनुसरण किया। तो स्वाभाविक था कि बहुत बड़ा जन समुदाय कैथोलिक के विरुद्ध खड़ा हो गया और उन कैथोलिक लोगों को जो है शासन करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। क्योंकि प्रोटेस्टेंट धर्म का जो उदय था वो कैथोलिक के विरोध में हुआ था। तो चार्ल्स पंचम स्वयं कैथोलिक थे। प्रोटेस्टेंटवादियों ने इनका बड़ा विरोध किया।
जर्मनी में भी काफ़ी इनके खिलाफ विद्रोह किया गया और उस विद्रोह को दबाने की इन्होंने पूरी कोशिश की। इस तरह से इनका शासन, जो साम्राज्य का विस्तार था, वह काफ़ी बढ़ता गया, लेकिन उस साम्राज्य में अनेक कठिनाइयों का इन्हें सामना बीच बीच में करना पड़ा। लेकिन इन्होंने उदार नीति का अनुसरण करके लोगों को मिलाने की कोशिश की। लेकिन साम्राज्य का इतना विशाल साम्राज्य था जिसमें अनेक देशों का, जैसे जापान, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक शासन जो है इन्हीं के अंडर में था। तो विशाल साम्राज्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की थी। तो विभिन्न, चूँकि यह शासन इनको उत्तराधिकार मिला हुआ था, इनके पिता तथा इनके नाना के द्वारा जो शासन मिला हुआ था, नीदरलैंड में इनका जन्म हुआ था, इनके नाना के द्वारा जो शासन मिला हुआ था उसको संभालने की जिम्मेदारी चार्ल्स पंचम के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौतीपूर्ण कार्य था। और उस चुनौती का सामना करके शासन को स्थापित करना चार्ल्स पंचम के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौतियां थीं, क्योंकि विश्व के अनेक राष्ट्र जैसे जर्मनी, इटली आदि पूरी तरह से इनके नियम को मानने से इनकार करते थे। क्योंकि प्रोटेस्टेंटवाद का दमन करने की इन्होंने कोशिश किया, लेकिन अभी भी बीच में प्रोटेस्टेंटवादी इनका विरोध जहाँ मौका पाते थे कर देते थे। इस प्रकार से शासन में समन्वय स्थापित करना इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। चार्ल्स पंचम की इन्हीं उपलब्धियों के बाद स्पेन का उत्थान जो हुआ था, धीरे धीरे उसमें पतन की स्थिति भी आने लगी, क्योंकि स्पेन का उत्कर्ष इतना बड़ा था कि इसमें स्पेन के अंतर्गत में ही विश्व के अनेक राज्य, जैसे अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के अनेक राज्य स्पेन के शासन के ही अंतर्गत थे। फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया बहुत बृहद साम्राज्य था। तो बृहद साम्राज्य में राजनीतिक एकता का अभाव था, क्योंकि हर जगह की अलग भाषा, अलग संस्कृति, अलग तरह का वातावरण था। और दूसरा प्रमुख कारण यह भी था, क्योंकि नीदरलैंड का निवासी होने के नाते इसको स्पेनिश भाषा नहीं आती थी। सम्राट चार्ल्स पंचम स्पेनिश भाषा से अनभिज्ञ था, इसलिए भी वहाँ के निवासियों से इंटीमेसी, पर्याप्त संबंध स्थापित करने में असफल रहा। लेकिन धीरे धीरे अपनी उदार नीतियों से इन्होंने प्रजा को मिलाया, शासन में वहाँ के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की और वैवाहिक संबंध के माध्यम से जो पुर्तगाल की शासिका थी इजाबेला से इन्होंने विवाह किया। इसके बाद विवाह के पश्चात जो है इनके साम्राज्य में पुर्तगाल का भी शासन आ गया। तो इस तरह से विशाल साम्राज्य को बनाए रखने की भी जिम्मेदारी थी। उधर चूँकि फ्रांसिस प्रथम का भी फ्रांस में का जो अभ्युदय था फ्रांसिस प्रथम का, वह भी इनके लिए बड़े ही सिर दर्द का कारण बना हुआ था। तो इस तरह से चार्ल्स पंचम के समक्ष अनेक चुनौतियां थीं, जिनका कि उन्होंने समय रहते धीरे धीरे सामना करना पड़ा। तो विशाल साम्राज्य का शासन होने के पश्चात शासन को बचाए रखने की भी इनकी प्रमुख जिम्मेदारी थी। तो चार्ल्स पंचम के उत्थान के पश्चात इनके पतन का भी काल शुरू होता है। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारण थे जिनके द्वारा सम्राट चार्ल्स पंचम का पतन भी हुआ। ठीक है, तो राइज एंड डिक्लाइन ऑफ स्पेन का उत्कर्ष था, लेकिन पतन कैसे हुआ इसको भी हम जो है आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिलीवर टुमारो। थैंक यू वेरी मच।